स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और आज हम स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान का लेक्चर 3। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा एक बुक है अरिहंत की तरफ से, जब हम इसको बुक को देखेंगे तो इसमें आईएएस और राज्य पीसीएस के लगभग 250 से ज्यादा पेपरों को एक साथ कंबाइंड किया गया है, जो 1990 से लेकर के 2023 में आयोजित किए गए हैं। इनमें तकरीबन 3500 से ऊपर ही ऊपर प्रश्न हैं, जिनको व्याख्या सहित टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। प्रीलिम पॉसिबल के नाम से इसको किया गया है और वास्तव में ये बुक का स्टैंडर्ड उस तरह से बनाया गया है क्योंकि इसमें एमसीक्यू के साथ साथ आपको क्या दिया है, डाटा और दिया है, फैक्ट्स भी दिए हैं, या ये कहिए कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब इसके साथ ही देखिए, हम इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिवीजन दिया हुआ है, टॉपिकल माइंड मैप्स दे रखे हैं और 100% एरर फ्री व्याख्या इसमें दे रखी है। साथ ही इसमें नॉलेज प्लस मतलब उसमें और भी डाटा ऐड कर रखा है प्रश्नों के साथ साथ। लगभग 3500 क्वेश्चन है। इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया गया है। बुक का जो कलर का आप देखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन ये भी बड़ा सही है, पेज की क्वालिटी भी ठीक है, तो इरिटेशन नहीं होती। थोड़े डार्क पेज होते हैं तो थोड़ा पढ़ने में कम मन लगता है। इस बुक को आप ध्यान से ले लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ेंगे, अब जो भी आप देखते जा रहे हैं, विजुअल करते चले जा रहे हैं, जब तक आप अपने हाथ से कॉपी में अंडरलाइन करके कुछ मार्क नहीं करेंगे, उसको रंगेंगे नहीं, तब तक चीजों को पेपर के टाइम पे रिकॉल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बुक ये ध्यान से ले लीजिएगा। ये पूरा जो भी इसमें देखेंगे तो टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, चारों सेक्शनों को इसमें कंप्लीट किया गया है। तो हम भी पूरा एंड तक इस चीज को कवर करेंगे। तो अब चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लास की बात करें, आवाज वगैरह आ रही है ना? अब क्लास की बात करें तो देखिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आज गति के नियम, और न्यूटन ने गति के बारे में जो कुछ भी बोला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गति की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी चीज है उसकी स्थिति को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये है, मान लीजिए, स्थिति या उसकी पोजीशन। अब अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में अगर टाइम के रिगार्डिंग चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे हम गति। और अगर मान लीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है वस्तु की पोजीशन में, तो उसे हम कहेंगे स्थिर। एक को हम कहते हैं रेस्ट और दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं मोशन की कंडीशन। अब अगर हम गति की बात करें तो गति को फर्दर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कोई गति एक रेखा में हो सकती है जिसको रेखीय गति के नाम से बुलाया जाता है। कोई गति ऐसी हो सकती है जो रेखा में ना हो, तो उसको अरेखीय गति के नाम से बुलाया जाता है। रेखीय गति की अगर हम बात करें तो रेखीय गति को फर्दर 1D मतलब कि एक दिशीय, दो दिशीय और तीन दिशीय में बांटा जा सकता है। एक दिशीय में जैसे ट्रेन एक ही पटरी पर आगे पीछे चलती है, ये सीधी रेखा में चल रही है लेकिन या तो आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है। कोई खिलाड़ी जो सीधी रेखा में भाग रहा है तो वो एक्स और वाई दोनों अक्षों पर चलता है, इसलिए 2D भी है और रेखीय भी है। 3D में जैसे मान लीजिए एक कोई जहाज है, हवाई जहाज, वो उड़ रहा है, कोई मक्खी मच्छर है जो सीधी रेखा में उड़ रहा है, तो वो रेखीय भी है और 3D भी है। अरेखीय की बात करें तो ये 2D हो सकती है और 3D हो सकती है, ये कभी भी एक दिशीय नहीं हो सकती अरेखीय गति। अब अरेखीय गति को फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये हो सकती है प्रक्षेप्य प्रकार की। प्रक्षेप्य को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, अर्थात जैसे हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उससे इस तरह का पथ का निर्माण होता है, ये प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है, या परवलयाकार पथ पर होने वाली गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। दूसरा जो गति का प्रकार है सर्कुलर मोशन। अब जो तीसरा प्रकार है गति का, अगर हम उसकी बात करें तो तीसरे प्रकार को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। जैसे कोई पंखा अगर मान लीजिए घूम रहा है तो उसकी गति को हम कहेंगे घूर्णन गति। ये तीनों की तीनों अरेखीय गति हैं और 2D गति का एग्जाम्पल होती है। 3D गति की बात करें तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इस तरह से हेलिकल मोशन
या हेलिकल गति करता है, या इसको स्प्रिंग नुमा गति भी कह सकते हैं। तो मोटा मोटी गतियों का डिवीजन कुछ इस तरह से किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। गति एक विमीय प्रकार की हो सकती है। वस्तु की स्थिति में एक निर्देशांक का समय के साथ परिवर्तन, मान लीजिए केवल एक्स में हो रहा हो, जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया, सरल रेखीय गति इसको कह सकते हैं। दो विमीय गति, वस्तु की स्थिति में दो निर्देशांकों के साथ परिवर्तन हो रहा हो, मतलब अरेखीय गति की बात कह रहे हैं हम। प्रक्षेप्य गति की बात करें तो अभी हमने पढ़ी थी कि जब एक्स और वाई दोनों दिशाओं में गति होती है तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं, जहां पे पिंड क्या करता है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वतल मतलब ये सीधी खड़ी हुई लाइन, तल में पिंड की गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। क्षैतिज से फेंकी गई गेंद की गति, जैसे कोई हमने अभी ईंट का एग्जांपल लिया, पत्थर का ले सकते हैं, गेंद का ले सकते हैं, इस तरह की चीज, जो भी थ्रो जहां भी आएगा वर्ड वहां पे प्रक्षेप्य गति होगी। अब आगे देखते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। अब भाई देखिए, यहां से हमने चीज को फेंका ऐसे करके और इसको मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम लगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। कोई भी जो चीज आपने फेंकी है वो कितनी देर तक उड़ती है, तो पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस, टेक्निकल तरीके से इस तरह से कहेंगे कि जितनी देर में वो वापस पृथ्वी पर आती है, जब से उड़ी और पृथ्वी पर आई, तो ये जो टाइम गैप है ये क्या कहलाएगा, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अब इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो पिंड की ऊर्ध्वाधर अधिकतम ऊंचाई। जब पिंड यहां पर होगा तो इसकी जो ऊंचाई है इसे हाइट मैक्स या अधिकतम ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। जब इस पॉइंट पर पिंड पहुंच जाएगा तो उसमें केवल क्षैतिज वेग होगा, उसमें कोई ऊर्ध्वाधर वेग नहीं होगा, अथवा उच्चतम बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पे ऊर्ध्वाधर वेग का मान शून्य हो जाता है। अब आगे हम बात करें तो परास क्या होती है, तो परास का मतलब है कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से लेकर के और जहां पे वो चीज गिरी, जहां पे गेंद गिरी, इस चीज को परास या रेंज कहा जाता है। वृत्तीय गति की बात करें तो किसी वस्तु की वृत्तीय पथ पर गति, उदाहरण के लिए ग्रहों की गति, अर्थात एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर दोहराए जाने वाली गति या तय की जाने वाली गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति की बात करें तो वस्तु की तीनों स्थिति में, या सॉरी, वस्तु की स्थिति में तीनों निर्देशांकों का समय के साथ परिवर्तन, जैसे मच्छर, जल के अणुओं की गति। अब हम बात करेंगे कि गति के नियम क्या है। तो गति के समीकरण यहां पे पहले देख लेते हैं। एक तो ये 3 समीकरण है। एक है अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण, यहां पे ए जो मतलब है, सॉरी, यहां पे ए जो मतलब है इसका मतलब है त्वरण, और टाइम का मतलब, टी का मतलब टाइम है। यहां पे दूरी बराबर प्रारंभिक वेग गुणा समय प्लस आधा गुणा त्वरण गुणा टी का स्क्वायर। अंतिम जो नियम है वो है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या डाटा है, आगे है गति विषयक नियम, किसके, न्यूटन के। अब गति विषयक नियमों में हमको एक चीज देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। गति के जो नियम है, तो सबसे पहले गति के नियमों को दिया गया था, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गैलीलियो। तो गति की जो परिभाषा है वो उन्होंने ही दी थी, और दोबारा में फिर ये नियम दिए गए न्यूटन के द्वारा। तो गैलीलियो साहब ने 2 नियम दिए। एक तो उन्होंने दिया जड़त्व का नियम, बाद में यही नियम न्यूटन का पहला नियम बन गया, और दूसरा दिया उन्होंने समय दूरी का नियम। तो जड़त्व के नियम में उन्होंने ये बताया कि किसी वस्तु का जड़त्व की माप को उन्होंने द्रव्यमान बताया। तो द्रव्यमान की परिभाषा किसने दी, गैलीलियो साहब ने दी। गति की परिभाषा किसने दी, गैलीलियो साहब ने दी। जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। जड़त्व को परिभाषित किसने किया, गैलीलियो ने किया। तो इन्होंने कहा किसी चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसकी अवस्था परिवर्तन में उतना ही ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। वस्तु का द्रव्यमान अगर 1 किलोग्राम है तो उसको रोकना बहुत आसान है, या उसको धक्का मारना आसान है। वजन को बढ़ा के, सॉरी, उसका वेट बढ़ा, मास बढ़ा करके उसका
द्रव्यमान बढ़ा करके अगर 100 किलोग्राम कर दिया जाएगा तो आपको धक्का मारने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये इनका जो नियम है ये क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। भाई जैसे कि हमने अगर एक कंबल को फटकारा तो उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं, गीले तौलिया को अगर हम तेजी से फटकार देते हैं तो उसमें से पानी के कण अलग हो जाते हैं। एक ड्राइवर अगर मान लीजिए बस चला रहा है और वो अचानक से ब्रेक मारता है तो हमारे पैर तो बस के साथ कनेक्टेड है ना, टिके हुए हैं उसके ऊपर, तो वो बस के साथ ही रुक जाएंगे। लेकिन ऊपर की बॉडी लगातार मूव करती रहेगी तो हम आगे झुक जाते हैं। अगर मान लीजिए अचानक से वो रेस दे देता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो इस तरह से ये लगातार काम करता है। अब हम बात करें कि भाई समय दूरी का जो ये नियम है इसके अलावा अगर हम देखें तो अलावा इसके यहाँ पे एक फैक्ट हमको ये समझ में आता है कि देखिए उन्होंने कहा कि जो हाइट है इसी पर टाइम डिपेंड करेगा केवल और केवल, या ये कहिए कि जो गिरने का समय है वो केवल हाइट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कोई एक वस्तु है जो इस पॉइंट से गिराई जा रही है और अगर उसका ये द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, ये रास्ते पर भी निर्भर नहीं करता। तो एक ग्राम की वस्तु को गिराएं और सेम हाइट से एक 100 किलोग्राम की वस्तु को गिराएं, यदि हवा नहीं है तो दोनों को नीचे गिरने में समान समय लगेगा, मतलब T1 बराबर T2 होगा। दूसरा उनका यही नियम था कि अगर हम एक वस्तु को नीचे की तरफ गिराएं और दूसरी को क्षैतिज में फेंक दें तो वो वस्तु इस तरीके से प्रक्षेप पथ पर चलते हुए नीचे गिर जाएगी। तब भी उन्होंने ये कहा कि ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता टाइम, तब भी T1 और T2 बराबर होंगे। ये जो उनका इक्वेशन है, ये जो इनका नियम है, इसी को हम कहते हैं गति के समीकरण। तो गति के समीकरण भी किसके द्वारा दिए गए, वो भी गैलीलियो के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब बात आते हैं न्यूटन साहब के ऊपर। अब न्यूटन साहब ने क्या किया कि जड़त्व का पहला जो नियम था इसको न्यूटन के पहले नियम के नाम से उतार दिया मार्केट में, और जड़त्व की जगह पे यहां पे एक नई चीज का प्रयोग किया और उन्होंने उस नई चीज को बल का नाम दिया। बल्कि अगर हम बात करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि भाई न्यूटन के पहले नियम में उन्होंने बल को परिभाषित कर दिया, दूसरे नियम में उन्होंने बल का फॉर्मूला बता दिया और तीसरे नियम में बता दिया कि बल आखिर इस दुनिया में काम करेगा कैसे। इस हिसाब से न्यूटन के टोटल 3 नियम आए, जिनमें से पहला नियम जड़त्व का नियम है जो असल में गैलीलियो द्वारा दिया गया, लेकिन उसका सेम वैसा ही है। वही उदाहरण भी रहेंगे कि अगर हम मान लीजिए बस में जा रहे हैं तो बस अगर लेफ्ट मुड़ जाएगी तो हम लोग क्या होंगे, राइट साइड मुड़ जाएंगे। तो ये सारे के सारे गैलीलियो का नियम पूछेगा तब भी और न्यूटन का पूछेगा तब भी। गैलीलियो का कहेगा तो जड़त्व का नियम, न्यूटन का कहेगा तो बल का नियम, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कहीं आपसे ये भी पूछ दे कि जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा भी। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको गैलीलियो ही चूज करना होगा। ऑप्शन में अगर गैलीलियो नहीं है तब उस कंडीशन में आप न्यूटन चूज कर सकते हैं। अब आते हैं पहला नियम जो कि गैलीलियो का जड़त्व का नियम है, जिसको न्यूटन ने वैसे के वैसे उठा के रख दिया। ये कह रहा है वस्तु अगर विराम में है तो विराम में स्थिरता और गति में है तो गति में स्थिरता का नियम। अर्थात कोई भी वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको रोका ना जाए, कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर उसको गतिमान ना कर दिया जाए। तो इसे बल का नियम भी कहते हैं। इसलिए न्यूटन के पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। ठीक, अगर आपसे पूछे बल की परिभाषा तो न्यूटन के पहले नियम से। अब जड़त्व की बात करें तो यह 3 प्रकार का हो सकता है। दिशा का जड़त्व, जैसे वस्तु की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध, जैसे डोरी टूटने पर पत्थर ऐसे करके अगर हम गोल गोल घुमा रहे हैं, यहां डोरी टूटेगी तो वो ऐसे करके आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, ये है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व है मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो और उसमें आप परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा, विरोध होगा उसका। जैसे कि आप पेड़ फल ऐसे करके लटके होते हैं, हम डाल को तेजी से हिलाते हैं, फल स्थिर रहता है, डाल तेजी से हिलती है तो उस वजह से फल क्या हो जाता है, अपनी टहनी से टूट जाता है। तो ये विराम का जड़त्व होगा। गति का जड़त्व, अगर मान लीजिए लगातार गाड़ी चल रही है उसमें ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, अचानक रुकने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिरना, ये क्या कहलाएगा, गति का जड़त्व कहलाएगा। अब आगे इस टॉपिक को देखते हैं।
फिर दूसरा नियम दिया, पहले नियम में बल की परिभाषा, दूसरे नियम में बल का मापन या बल का फॉर्मूला दिया। उन्होंने बताया कि वस्तु पर कार्य करने वाले बल के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है बल। मतलब कि बल क्या है? बल है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करना। और क्योंकि संवेग को फिर इन्होंने डिफाइन किया कि संवेग होता है mv, मतलब द्रव्यमान में वेग का गुणा कर देंगे तो आपको संवेग प्राप्त हो जाएगा। संवेग प्राप्त हो गया, डेल्टा टी का भाग देंगे। भाई द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, इसका मतलब द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। वेग में समय का भाग देंगे तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको F बराबर ma। तो कैंची लेते समय वक्त को क्या कर लेते हैं? तेज, मतलब हाथ को पीछे खींच लेते हैं। यहां इस चीज को अगर इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया जाए F इंटू डेल्टा टी, तो इसको इम्पल्स या आवेग कहने लगते हैं। असल में आवेग क्या होता है, यही ये डिसाइड करता है कि हम किसी चीज को, अगर जैसे मान लीजिए हमने कोई कांच का बर्तन लिया, उसको छोड़ दिया, जैसे ही टकराएगा तुरंत टूट जाएगा। या एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो कैच यहां पकड़ता है और लगातार अपने हाथ को पीछे की तरफ लाता है, इसलिए लाता है ताकि टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए। टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे हाथ में चोट कम लगेगी। इसलिए जब हम छत से फर्श पर गिरते हैं तो हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी मोटे गद्दे पर गिरेंगे तो हाथ पैरों में चोट नहीं लगती है। बात आ गई यहां तक समझ में? अब देखिए तीसरा नियम कि बल काम कैसे करता है। तीसरे नियम को इनके द्वारा कहा गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर आपने किसी चीज में धक्का मारा तो वो चीज भी आप में बैक साइड में धक्का मारेगी। क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक ही वस्तु पर काम नहीं करती हैं, ये दो अलग अलग सेपरेट वस्तु पर काम करती हैं। जैसे मान लीजिए ये दो वस्तु हैं, इस पर अगर क्रिया हो रही है तो इस पर क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। जैसे रॉकेट की गति, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक के पीछे हटने की गति, जिसे रिकॉइल मोशन कहा जाता है। गोली अगर आगे जाएगी तो क्रिया हो गई और बंदूक पीछे की तरफ लौट के आएगी। हम अगर एक नाव से कूद जाते हैं तो हम आगे की तरफ कूदे, हमने प्रतिक्रिया करी नाव पर पीछे की तरफ, तो नाव क्या हट जाती है? पानी में पीछे की तरफ हट जाती है। तो इस तरह से न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। न्यूटन के तीसरे नियम के साथ ही एक चीज और है, यही सारे एग्जाम्पल वहां भी लागू रहेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। तो यही सब एग्जाम्पल वहां भी रहेंगे जो आपने थर्ड लॉ के लिए पढ़े हैं। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि घटना से पहले जितना संवेग होगा घटना के बाद भी उतना ही संवेग रहेगा। या ऐसे कह दीजिए कि संवेग परिवर्तन में कोई चेंज नहीं आता, या ये कहिए कि पूरे निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। पूरा संवेग का निकाय हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है स्थिति विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? गतिमान की अवस्था, मानसिक अवस्था, मानसिक की स्थिति, या विश्राम की स्थिति, या आंकड़ों का अध्ययन। तो स्थिति कह रहा है, मतलब स्टैटिक, रुकने की अवस्था कह रहा है। तो ये क्या है? कंडीशन ऑफ रेस्ट। अगर चीज काइनेटिक हो जाएगी, मूव करने लगेगी, तो उसको गतिमान की अवस्था कहने लग जाएंगे। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स विश्राम की स्थिति से संबंधित है। यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता है। भाई जब मूव ही नहीं करेगी तो टाइम को यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या? इसलिए आगे हम देखेंगे कि ये कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। अब त्वरण देखिए है क्या चीज। बात होती है विस्थापन से शुरू। विस्थापन होता है कोई एक पॉइंट ए है और हमें बी पॉइंट तक जाना है, और मान लीजिए हम गए ऐसे करके, तो यहां से ए से लेके बी के बीच की जो न्यूनतम रास्ता होगा, न्यूनतम लंबाई होगी,
उसे विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन को अगर हम x से डिनोट कर दें तो फिर कॉन्सेप्ट आता है कि अगर विस्थापन को वेग या सॉरी विस्थापन को अगर समय के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाए, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर या डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, इस चीज को कहते हैं वेग। और अगर हम आपसे ये कहने लगे कि भैया वेग परिवर्तन की दर, वेग में टाइम का और भाग दे दें तो ये बन जाएगा त्वरण। अगर पॉजिटिव है तो कहेंगे कि भाई पॉजिटिव त्वरण हो रहा है, गति लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर ये जीरो है तो हम कहेंगे गति एक समान है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो या तो वस्तु रुकी है या एक समान वेग से गतिमान है। अगर ये नेगेटिव है, लगातार घटता चला जा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में इसे मंदन या रिटार्डेशन कहने लगते हैं। तो पूछा है इसमें क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, तो नीचे टाइम आना चाहिए और डेल्टा है मतलब दोनों के बीच में अंतर आना चाहिए, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नीचे टाइम है, ऊपर डिफरेंस है। इनमें देखिए नीचे टाइम कहीं आ नहीं रहा तो ये भी गया, इसमें नीचे 2 आ रहा है तो ये भी गया। इसमें टाइम आ रहा है लेकिन इसमें दोनों को जोड़ा जा रहा है, जबकि होना चाहिए था विस्थापन परिवर्तन, बोला ना हमने, विस्थापन सॉरी वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन का मतलब चेंज, डिफरेंस। चलिए अब ये सब बता दिया कि ये त्वरण है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये टी है। ठीक, ऑलरेडी हम परिभाषा को डिस्कस कर ही चुके हैं। ये कह रहा है एक ऊंची इमारत से एक गेंद क्या हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो शुरुआत में गिराई गई तो शुरुआत का वेग हो गया 0, एंड का वेग आपसे पूछा है तो गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। टी यहां पे उसने दे रखा है 3 सेकंड, इसका मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 9.8 और ये हो गया इसमें 3 का गुणा, तो लगभग 30 के अराउंड आएगा मल्टीप्लाई करके, 30 के अराउंड यही एक ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। चलिए यदि कोई वस्तु ऊंची इमारत से गिराई जाती तो ये सब उसका डाटा दे रखा है, कैसे, अभी हमने इस चीज को कैलकुलेट करके देख लिया था। पहला जो समीकरण है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है इस तरह से, और जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है, एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल मतलब नीचे तक आने में पिंड को पहुंचने में लगा जो समय होगा वो क्या होगा। आनत तल है, लंबाई है इसकी l। अब ये कह रहा है कि भाई √2h अपॉन जी होगा या 2l अपॉन जी होगा या 1 अपॉन साइन थीटा, ये इस तरीके से। तो भाई h का एक तो हम क्या कर लेते हैं, h का पता कर लेते हैं। तो h क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा के फॉर्मूला से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा L, इसलिए H बराबर हो जाएगा L साइन थीटा। ठीक, अब जो गिरने में लगा समय क्या होगा, तो गिरने में लगा समय होगा बटे टी। इसका मतलब आगे एक एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो कह रहा है 1 अपॉन साइन थीटा H अपॉन 2g हो जाएगा, कैसे, कण के चिकने आनत पर सरकाते हैं इसलिए g का मान हो जाएगा g साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा, और विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा प्रारंभिक चाल, ये s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, शुरुआत का वेग 0 है इसलिए हो जाएगा 0 हाफ gt, और g की जगह पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। भाई ये इस तरह से था ना, अगर ये g है तो ये वाला क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा, और नीचे वाला ये जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा जी कॉस थीटा का कंपोनेंट, तो टी स्क्वायर, क्योंकि s बराबर l यहाँ पे लिया गया है इसलिए l का मान रख देंगे हाफ जी
साइन थीटा टी स्क्वायर 2l अपॉन साइन थीटा। भाई ये दो इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और बाकी का इधर क्या रह जाएगा, जी साइन थीटा टी। देखो जी को भी इधर, अब जी को इधर ले जाएंगे, जैसे साइड बदलेंगे तो दो आ जाएगा ऊपर, फिर जो ऊपर गुणा हो रहा है वो चीज आ जाएंगी नीचे और ऊपर रह जाएगा आपका टी स्क्वायर। स्क्वायर को जब इधर साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा √2l जी साइन थीटा। अब चित्र के अनुसार हम फिर से कह सकते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये l था तो l अपॉन h हो जाएगा, फिर वही l बराबर h अपॉन साइन थीटा जो भी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वैल्यू को उठा करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर 1 अपॉन साइन थीटा √2h अपॉन जी, इसका मान निकल करके आ जाएगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस आपको इसमें क्या करना है, गति का एक तो हमको यूज करना है, हमने त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला यूज किया तो त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हालांकि अब के रिसेंट ट्रेंड में देखा जाए तो इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं किसी भी आयोग में, लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अगर कभी ऐसा हो जाए, भाग्य ज्यादा ही खराब हुआ, पूछ लिया तो भैया कर पाए वहां पे। और यूज किया है हमने गति का दूसरा नियम। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। समान आकार के हैं, वो समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। अब देखिए समान आकार के हैं, इसका मतलब लोहे का इतना बड़ा होगा, लकड़ी का इतना बड़ा होगा और मोम का भी इतना बड़ा होगा। अब यहां पे एक कंडीशन आ जाती है, एक कंडीशन ये है कि जब पृथ्वी पर गिराने के लिए बोल रहे हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया होगा जरूर से। आसीन पठान साहब गुड इवनिंग जी। अब देखिए इसको क्या किया गया होगा, चैलेंज जरूर किया गया होगा। वजह उसकी ये है कि इसमें क्लियर नहीं दिया गया है कि क्या वहां पे हवा हम मान के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पृथ्वी पर भी गिराते हैं इसी तरह की कंडीशन में हम आइडियल कंडीशन मान सकते हैं, मतलब कोई घर्षण नहीं होगा। कोई घर्षण अगर नहीं होगा तो तीनों के तीनों एक साथ गिरेंगे, और अगर घर्षण हुआ, हमने रियल कंडीशन को मान लिया जैसे पृथ्वी बिहेव करती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सेम आकार का जो लोहे का टुकड़ा होगा उसका वजन या उसका मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो घर्षण की कंडीशन में लकड़ी के टुकड़े का मास और कम रहेगा, तो घर्षण के कारण धीरे धीरे आएगा और लोहे का टुकड़ा घर्षण को पार करते हुए तेजी से आ जाएगा। तो असल में क्या है, आइडियल कंडीशन माननी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के साथ, तो डी ऑप्शन को हमेशा मानना चाहिए। अब देखते हैं आयोग ने क्या माना है। तो आयोग ने भी इसका डी ही माना है, भले हवा उपस्थित है, लेकिन अगर वो ये नहीं कह रहा है कि हवा उपस्थित है और उसका घर्षण है, तब तक आपको नहीं मानना है। वो पृथ्वी पे गिरवाए, चंद्रमा पे गिराए, कहीं भी गिराए, हमेशा आप याद करिए गैलीलियो का पहला नियम, वस्तु को गिरने में समान ऊंचाई से टाइम समान लगेगा, भले उनके जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम और 100 किलोग्राम क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक्सप्लेन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तब फिर भी वही है, कितनी भी भारी क्यों ना हो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी उनका वेट क्यों ना हो, वो हमेशा क्या होंगी, पृथ्वी पर सेम टाइम में ही पहुंचेंगी। रूल नंबर 2 गैलीलियो। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में सी सही है, और जो इनको ऊंचाई से साथ साथ गिराएंगे तो भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी, जबकि हवा का प्रतिरोध नगण्य। हम हमेशा क्या मानेंगे, आदर्श स्थिति मान के चलेंगे, जब तक कि वो हमसे ना कहे कि आपको आदर्श नहीं मानना है, ठीक है। इक्वेशन के साथ भी इसको प्रूव किया जा सकता है। हम गति का तीसरा समीकरण यूज कर सकते हैं। पहला जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग, वो 0 होगा, क्योंकि किसी भी चीज को जब कहा जाए कि गिराया जाता है, जब कहीं फेंका जाता है, तो प्रारंभिक वेग का कुछ न कुछ मान होता है, गिराए जाने की कंडीशन में मान 0 होता है। ऊंचाई उसने हमको 20 मीटर ऑलरेडी दे दी है, तीसरे समीकरण में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा ये, और यहां से फिर हम कह सकते हैं कि v बराबर √2gh, मतलब टाइम का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। से ज्ञात होता है कि न तो द्रव्यमान दिया हुआ है न टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ऊंचाई समान है, इसलिए वायु की अनुपस्थिति में दोनों गेंदों का वेग भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा।
या सीधे सीधे कह लीजिए भाई टी क्या है, जो सॉरी वेलोसिटी v1 ये हो जाएगा आपका h/t1 और v2 क्या हो जाएगा h/t2। अब क्योंकि t1 t2 बराबर है इसलिए v1 v2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो भी बेसिक हम सीख के आ चुके हैं। ठीक, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखिए 1992 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है हवा में लकड़ी और लोहे की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर हवा, अब कह रहा है स्पेशली हवा कह रहा है तो मतलब हवा में घर्षण भी कह रहा है आपसे, तब क्या होगा, समान भार की गेंद है, समान भार की गेंदों में लकड़ी की जो गेंद होगी उसका आकार हो जाएगा बड़ा। भाई लोहा भारी होता है तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, कम आकार में ज्यादा वजन आ जाएगा, ज्यादा मास आ जाएगा। और लकड़ी हल्की होती है तो उतना ही मास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। वैसे केस में क्या होगा कि एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, या लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है लोहे वाली पहले गिर जाएगी और लकड़ी वाली बाद में गिरेगी। अगर वो कहता पृथ्वी पर, इसका मतलब हवा का जिक्र नहीं कर रहा है, तब क्या होता, दोनों साथ ही गिरती। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। भाई पतंग को अगर गिराएंगे तो पतंग धीरे 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 करके आएगी, क्योंकि हवा के ड्रैग की वजह से, घर्षण की वजह से वो तैरती रहती है। जबकि एक पत्थर गिराएंगे तो वो तुरंत आ जाएगा। आइडियल कंडीशन मानेंगे तो पतंग भी वैसे ही टाइम में आएगी, उतने ही टाइम में जितनी देर में पत्थर नीचे गिरेगा। तो आदर्श अवस्था के लिए वो वाला नियम आपको याद रख के चलना है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में वस्तु पर हवा का श्यानकर्षण या श्यान बल, विस्कस ड्रैग काम करता है, जो हमेशा वस्तु नीचे आ रही होगी तो ऊपर काम करेगा, ऊपर जा रही होगी तो नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जो अधिक घनत्व की वस्तु पर कम और कम घनत्व की वस्तु पर अधिक। भाई जाहिर सी बात है समान है तो इसमें लोहा इतने में ही आ जाएगा और लकड़ी के लिए इतना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा सेम वेट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम माना जाता है क्या, अरे हमने अभी बात करी थी कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो बल का नियम है, और असल में ये गैलीलियो से लिया गया था जिसने जड़त्व का नियम दिया था। इसका मतलब जड़त्व के नियम के आधार पर इसको माना जाता है, या जड़त्व का नियम माना जाता है। प्रथम नियम जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। वही बात, अगर कोई चीज रुकी होगी तो रुकी रहेगी, चल रही होगी तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। चलिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो भाई न्यूटन का पहला नियम। पहला नियम कहता है कि अगर हम स्थिर हैं तो स्थिर रहना चाहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहना चाहेंगे। अचानक से उसने गाड़ी चला दी तो हमारा नीचे का हिस्सा मूव कर गया, ऊपर का हिस्सा रुका रहा। इसलिए जो ट्रेन का पिछला हिस्सा है या जो हमारे बैक में जो सीट है उससे हम टकरा जाएंगे। तो हम स्थिर थे ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। चलिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो सिर इसलिए पीछे की ओर झुक जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है, स्थिरता का जड़त्व है। बस अथवा ट्रेन के अचानक चलने पर यात्री का निचला भाग तो क्या हो जाता है, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया, चलने लग जाता है, लेकिन ऊपर का भाग न्यूटन के पहले नियम की वजह से अपनी पुरानी अवस्था को ही बनाए रखने की कोशिश करता है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर टकरा जाता है। सेम कंडीशन अगर मान लीजिए चल रही होगी, उसने ब्रेक लगा दी तो आगे की तरफ झुक जाएगा। इसमें कोई ऐसा बहुत गणित वाली बात नहीं है। अब ये कहता है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे आगे, अचानक से ब्रेक लगा देती है बस, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किससे समझाएंगे, तो भाई न्यूटन का पहला नियम ही तो इस बात को कहता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व, क्योंकि उसने कहां से लिया, गैलीलियो से। या बल का नियम, बल की परिभाषा इससे मिलती है। तो इसके आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भैया अगर वो बस अचानक से ब्रेक लगाएगी तो हमारे पैर क्योंकि बस के टच में है वो रुक जाएंगे, लेकिन हमारी ऊपर की बॉडी लगातार मूव करती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है, एक बार देखिएगा अब आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। अब ठीक आ रही है, ओके, बताइएगा मुझे मैसेज करके। अब देखिए, तो अब ये आ गया समझ में कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, भाई डाली को अगर तेजी से हिला दोगे
फल गिर जाएंगे। तौलिया को अगर झाड़ दोगे तो पानी के छींटे अलग हो जाएंगे। कंबल को अगर डंडे से मारोगे तो धूल के कण अलग हो जाएंगे। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण है, या गैलीलियो के पहले नियम के उदाहरण है। जो भी ऑप्शन में हो वो ठीक होगा। न्यूटन का पहला नियम दे रखा हो और ऑप्शन में गैलीलियो का भी पहला नियम दे रखा हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? गैलीलियो का पहला नियम यूज करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। फिर वही बात उसने एक्सप्लेन करके बताई है, अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसको न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि सभी यात्रियों का नीचे वाला भाग बस के साथ स्थिर हो जाता है, जबकि ऊपर का भाग क्या रहता है? गतिशील मूवमेंट की कंडीशन में रहता है। इस वजह से यात्री आगे की ओर गिरते या झुक जाते हैं। लेफ्ट बस को टर्न किया जाएगा तो राइट टर्न हो जाएंगे हम लोग, राइट टर्न किया जाएगा तो लेफ्ट टर्न हो जाएंगे, अपोजिट चलते हैं। बस जड़त्व का यही एक कॉन्सेप्ट है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो हमने गति के नियम कहां से स्टार्ट किए थे? गैलीलियो साहब से किए थे। न्यूटन वो दूसरा साइंटिस्ट है जिसने प्रॉपर गति के 3 नियम दिए। गति को परिभाषित नहीं किया, लेकिन गति के नियमों की जब बात कही जाएगी तो न्यूटन। आपसे के गति के समीकरण, तो गैलीलियो। टॉलेमी की बात करें तो भैया टॉलेमी ने तो क्या बताया था? टॉलेमी ने तो पृथ्वी के बारे में बताया था, पृथ्वी के भूगोल के बारे में इसने अध्ययन करके बताया प्रॉपर। केपलर की बात करें तो इसने बताया था कि ग्रह कैसे घूमते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, तो ग्रह की गति के संबंधित नियम इसने दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा गति को सर्वप्रथम गैलीलियो साहब द्वारा परिभाषित किया गया, जिनके अनुसार गतिमान अवस्था में किसी वस्तु की स्थिति तब तक परिवर्तित नहीं होती जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। असल में उस टाइम तक बल परिभाषित था ही नहीं, उस न्यूटन ने आके सबसे पहले बल को परिभाषित किया था। तो ये असल में जड़त्व के रूप में इस चीज को कहते हैं कि भाई जिस वस्तु का जड़त्व जितना ज्यादा होगा वो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। अगर मान लीजिए एक साइकिल की बात करें तो अगर वो चल के आ रही है तो एक आदमी उसके आराम से नीचे खड़ा होकर के चलती हुई साइकिल को अचानक से पकड़ के रोक सकता है, लेकिन अगर एक बाइक चल के आ रही होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कार चल के आ रही होगी तो नामुमकिन, और ट्रेन चल के आ रही होगी तो क्या उसको आगे से ऐसे धक्का मार के रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि इनका द्रव्यमान देखेंगे या इनका जड़ तो देखेंगे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इसका उल्टा, भाई बाइक को आप धक्का, साइकिल को धक्का मार के बड़ी आराम से दौड़ा सकते हैं, मोटरसाइकिल को धक्का मारना और मुश्किल हो जाएगा, कार को धक्का मारना उससे भी मुश्किल, और ट्रक को धक्का मारना बहुत ज्यादा मुश्किल, ट्रेन को धक्का मारना उससे भी ज्यादा मुश्किल। क्यों? क्योंकि लगातार द्रव्यमान या ये कहिए कि लगातार जड़त्व बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़े, चलिए। कह रहा प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भाई पहला नियम था कि अगर बल नहीं लगाओगे तो परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम था कि परिवर्तन कितना होगा, तो F बराबर ma के बराबर होगा। तीसरा नियम था कि अगर तुम बल लगाओगे तो दूसरा भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी बल लगाएगा, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो कह रहा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था? E इक्वल mc स्क्वायर, और एक दिया था रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है, या रिलेटिव मोशन का मतलब है कि अगर जैसे हम मान लीजिए ट्रेन में बैठे हुए हैं तो पेड़ पौधे हमको पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? सापेक्ष गति कहलाता है। और ये जो वेग है पेड़ों का, जो पीछे की तरफ, पेड़ तो नहीं चल सकते ना, पेड़ तो भाई जमीन में स्थिर है, तो ये जो हमको पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब आगे बढ़े, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्रिया, हर एक क्रिया के एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन ने दिया था। इसे न्यूटन के तृतीय नियम के रूप में भी जाना जाता है। मतलब फिर से वही बात कि हम अगर बल लगाएंगे तो दूसरी चीज भी बल लगाएगी। जैसे हम नाव से अगर जमीन की तरफ कूद जाते हैं तो नाव पानी में और पीछे की तरफ हट जाती है, या रॉकेट में से गैस निकलती है नीचे की तरफ, ये क्रिया हो गई, तो रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसे हम दिवाली के टाइम पे भी आपने देखा होगा रॉकेट जलाते हैं, या इसरो का कोई आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, गैस लगातार पीछे निकलती है तो रॉकेट ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक उदाहरण है। कह रहा है पदार्थ के संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था न्यूटन के दूसरे नियम में?
कि भैया अगर द्रव्यमान में हम वेग का गुणा कर देंगे तो जो चीज हमको मिलेगी उसको हम मोमेंटम या संवेग कहते हैं। ये कह रहा है वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। अनुपात जब भी कहेगा, कह रहा है संवेग में अगर हम वेग का भाग दे दें तो क्या मिलेगा। तो वेग को हम इधर ले जाएंगे तो भाग हो गया, बचेगा क्या, द्रव्यमान। ये ऑप्शन हो जाएगा। संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अभी हमने एक्सप्लेन इसको करके देख लिया था। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें थी वो वहां तक उसने पूछा हुआ है। अब ये कह रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ, कह रहा है क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। फिर कह रहा है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। फिर कह रहा है परवलय का या परवलय के रूप में एक वक्र का आकार ले लेगा। अब देखिए आप ऑप्शन बता सकते हैं, बताइए। देखिए टैंकर होगा ऐसे करके, उसमें कोई तेल वगैरह इस तरह से भरा होगा। अगर ये चीज ज्यादा तेजी से आगे जाएगी, अगर ये त्वरित गति से आगे जाएगी, ए त्वरण के साथ आगे बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि जो तेल होगा वो क्या करेगा, गति का विरोध करेगा। जो जैसी अवस्था में है वैसी ही अवस्था में रहना चाहेगा। इसका मतलब ये लोहे की बॉडी है, ये तो बढ़ेगी आगे की तरफ, लेकिन अंदर जो तेल है वो बढ़ेगा पीछे की तरफ, वो अपने आप को रोक के रखना चाहेगा। इसका मतलब टैंकर में कुछ इस तरह की कंडीशन होगी, तेल इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो कह रहा है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर गहराई अधिक होगी। इसका मतलब यहां देखेंगे गहराई ज्यादा है और यहां पे अगले सिरे पर गहराई कम है। अगली बार इसको ऐसे करके रख सकता है कि अगले सिरे पर गहराई कम होगी, तो समझ गए इसको। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे लिए एक सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आवाज तो क्लियर आ रही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अंशतः भरा हुआ अगर एक टैंकर है तो पृष्ठ का यह आकार तेल के कणों पर त्वरण के कारण लग रहे आभासी बल के कारण होता है। आभासी बल मतलब रियल फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, जिसकी वजह से टैंकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमको फील हो रहा है कि तेल पर एक बल पीछे की तरफ है, जिस वजह से तेल क्या है, इस तरीके से चढ़ गया है और यह बल त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है। आभासी बल उस बल को कहते हैं जो बल वास्तव में काम करता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। भाई देखिए कोई भी आप मशीन बना रहे हैं और अगर वो सिंपल है, मतलब ये लोलक की बात कर रहा है, सिंपल लोलक की, सॉरी। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए क्या कह रहा है, कोई भी अगर हमने मशीन बनाई है, अगर उस मशीन में हमको ज्यादा ताकत लगा करके कम काम, रिजल्ट कम मिले, तो हम मशीन क्यों बनाएंगे, फिर तो हम हाथों से ही काम कर लेंगे कि नहीं। अगर हमने कोई मशीन बनाई है तो इसका मतलब हम उसमें कम चीज इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे और आउटपुट हमको क्या मिल रहा होगा, ज्यादा मिल रहा होगा। भाई कोई भी चीज तभी बनाई जाएगी ना, कोई तकनीक आप इसलिए तो बना रहे हैं ना कि आपको आराम मिल जाए। फावड़ा अगर हमने बनाया जमीन खोदने के लिए तो इसलिए ना कि हाथों से जमीन खोदेंगे तो दिक्कत होगी, फावड़ा उस काम को आसानी से कर पाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये कह रहा है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, मतलब बल का कम प्रयोग और रिजल्ट आपको क्या, ज्यादा। उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। आपको आइडिया लग गया, हम इसी की बात कर रहे थे अभी। तो कह रहा है इसलिए बनाते हैं ताकि उतनी ही मात्रा में हमको काम मिलता रहे, लेकिन बल हमको क्या लगाना पड़े, कम लगाना पड़े। और इसको कैंची के, प्लास के, सरोते इत्यादि के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये सभी लीवर के एग्जाम्पल हैं, लोलक नहीं, ये लीवर के एग्जाम्पल हैं, जिनको हिंदी में उत्तोलक कहा जाता है, एक सरल मशीन कहा जाता है। चलिए, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकती है। बताइए नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितने गुना होगा। संवेग संरक्षण का नियम आप बिंदास लगा दीजिए कि किसी भी क्रिया से पहले संवेग और किसी भी क्रिया के बाद संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो भैया मनुष्य का संवेग क्या होगा,
5 उसका वेग है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान m1 है, नाव का वेग क्या है 0.5 है और मान लीजिए उसका द्रव्यमान m2 है। तो कह रहा है नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितने गुना होगा, तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 5 या 1 अपॉन 10, 10 गुना, खत्म। ये फिर कैलकुलेटर ऐसे करके बता सकते हैं आप बड़े आराम से, इस तरीके से भी ले सकते हैं इसको। ये भी तो वही हो गया ना, P1 बराबर P2, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। यदि एक बस सीधे रास्ते से चल रही है और अचानक दाईं ओर, अगर बस दाईं ओर मुड़ेगी तो हम किधर मुड़ेंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो हम बाईं ओर मुड़ेंगे। जहां कहीं भी ऑप्शन बाईं ओर वाला होगा वही हो जाएगा, और ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, बाईं ओर झुक जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चनों को देख करके हमको चलना है, बिल्कुल सही दीप जी। यात्रियों को निचला भाग तो तीखे मोड़ की दिशा में चला जाएगा, लेकिन ऊपर का भाग क्या रहेगा, जड़त्व की वजह से पहले की दिशा में ही रहेगा। तो आप बस ये रखिए कि जो भी चेंज होता है गाय के बछड़े की तरह बिहेव होता है जड़त्व का, कि अगर हम उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो पीछे आएगा, हम उसको पीछे लाने की कोशिश करेंगे तो वो आगे जाएगा, हमेशा उल्टा काम करता है। यही क्या है, इनर्शिया है, यही जड़त्व है। कह रहा फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। अभी हमने पढ़ा था, अगर वो ज्यादा से ज्यादा हाथों को पीछे खींचेगा तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो उसके हाथों पर क्या हो जाएगा, बल कम लगेगा। टाइम जितना ज्यादा होगा बल उतना कम हो जाएगा, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन कम हो जाएगा। बल को क्या कहा जाता है, संवेग परिवर्तन की दर, न्यूटन का सेकंड लॉ आप जानते हैं, तो संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है, अर्थात समय की अवधि को बढ़ाता है, जिससे चोट लगने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे फोर्स अगर हाथ पे ज्यादा लग जाएगा तो हाथ में ज्यादा लगेगी, अगर हमने हाथ को गैप को बढ़ा दिया, टाइमिंग को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा तो हाथ में नहीं लगेगी। एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक ही दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है, लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। एक समान रैखिक गति में वेग में तात्कालिक परिवर्तन होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान रहता है। एक समान रैखिक गति के लिए एक त्वरित गति है, एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति नहीं है। भाई एक समान गति जब भी होगी इसका मतलब त्वरण का मान 0, एक समान वेग से चलेगी तो इसका मतलब ये तो कह रहा है त्वरित गति है, तो त्वरित नहीं होगी, यही गलत हो गया। फिर ये कह रहा है वृत्तीय गति त्वरित नहीं है, तो वृत्तीय गति तो हमेशा त्वरित होती है, v²/r करके एक फॉर्मूला होता है उसका हमेशा। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखीय वेग के साथ चलता है, यहां वेग ये होगा, वेग में जब लगातार परिवर्तन हो रहा है तो एक त्वरण अंदर की तरफ लगेगा, जिसे अविकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसका मतलब ये तो गया, ये गया, तो देखिए ये गया, ये गया और ये भी गया। आपको अगर और ऑप्शन नहीं भी पता है तब भी आप बड़े आराम से सी ऑप्शन को निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें। अब देखिए एक खास चीज है, दोनों दूसरा और तीसरा असत्य है, क्योंकि हमेशा जो एक समान गति होगी उसमें क्या रहेगा, त्वरण 0 रहेगा, और वृत्तीय गति हमेशा उसमें क्या रहेगी, चाल तो रहेगी स्थिर, लेकिन वेग क्या रहेगा, परिवर्तनशील। इसलिए जब भी वेग परिवर्तनशील होगा इसका मतलब उस चीज में त्वरण अवश्य हो रहा होगा। एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में कथन एक ही सत्य है सर। अब इसमें देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इन्होंने डाले हैं कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड के वेग का जो परिमाण है, परिमाण मतलब आंकिक मान, जैसे 20 मीटर पर सेकंड, तो ये जो 20 है ये क्या है, ये परिमाण है, नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस स्थिति में पिंड पर उसके वेग की दिशा के लंबवत
एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण इस चीज को कहा जाता है। अभी हमने जैसे बात करी थी, इस तरीके से वेग की दिशा होगी और उसके जस्ट परपेंडिकुलर त्वरण की दिशा होगी केंद्र की तरफ। अब जो हमारा एक टॉपिक है जिसको हम कहेंगे बल एवं बल के प्रकार। बल क्या है? देखिए, पहले नियम में यह बताया गया कि ऐसा बाहरी कारक जिसकी वजह से कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेती है, रुकी है तो चलने और चल रही है तो रुक जाएगी, या फिर कम से कम वो चीज ऐसा कोशिश करती है। जैसे भाई हम दीवार में धक्का मारे तो दीवार तो आगे नहीं बढ़ सकती ना, लेकिन कोशिश तो की गई। या फिर ऐसा बाहरी कारक जिसकी वजह से कोई वस्तु अपनी शेप को चेंज कर लेती है, जैसे कि हमने इसको मोड़ा तो ऊपर से शेप चेंज हो गई। तो इस तरह की चीज को, इस तरह के फैक्टर को, ऐसे बाहरी कारक को बल कहा जाता है। तो कह सकते हैं स्थिति या गति में परिवर्तन करने वाला बाहरी कारक, जिसको न्यूटन के दूसरे नियम में F बराबर ma से परिभाषित किया गया था। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जिसे न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कह दिया गया MKS या SI प्रणाली में। CGS में इसको डायन कह दिया गया, और CGS से जब न्यूटन में कन्वर्ट किया गया तो इसका मान आया 10 की घात 5 डायन, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1 केजी में कितने होते हैं? 10 की घात 3 ग्राम। और फिर जब मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डायन। इसका एक होता है ग्राम भार या किलोग्राम भार भी होता है, जिसको 980 डायन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल के अब अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक टाइप हो सकता है संतुलित बल। संतुलित बल मतलब जो चारों तरफ से जितना बल लगा हुआ है, अगर सभी बलों का अलग अलग दिशाओं में लगे हुए सभी बलों का रिजल्ट, अगर ये परिणाम है, परिणाम मतलब रिजल्ट, और वहां परिमाण था, परिमाण मतलब जो हम डाटा यूज कर रहे हैं, अगर ये शून्य हो जाता है तो वैसी कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जैसे गुटके पर दोनों ओर एक समान बल लग रहा है। असंतुलित बल जब कहते हैं जब रिजल्ट शून्य ना आए, हम 4 बलों को जोड़ें और उनका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा हो, या 3 बलों को न्यूनतम जोड़ें तो इनका आंसर अगर 0 के अलावा, 0 आ गया तो संतुलित, 0 के अलावा कुछ भी अगर आ रहा है तो वैसी कंडीशन में इसको असंतुलित बल कहेंगे। रस्साकसी के खेल में अगर मान लीजिए कोई एक तरफ खींच ले जाता है, जो ताकतवर होता है वो खींच ले जाता है, तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। संपर्क बलों की बात करें तो जो संपर्क में रहने की वजह से वस्तु पर काम करते हैं संपर्क बल कहलाते हैं। और जैसे कि घर्षण बल है, अब घर्षण की बात करेंगे तो घर्षण 2 प्रकार का हो जाएगा। जब वस्तु स्थिर होती है तो उस पर स्थिर घर्षण या स्थैतिक घर्षण काम करता है, और जब वस्तु गति में होती है तो उस पर गतिक घर्षण काम करता है। स्थैतिक घर्षण को अगर हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वस्तु बिल्कुल चलने वाली होगी, उसको सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है, इसलिए स्थिर घर्षण को हमेशा गतिक घर्षण से ज्यादा माना जाता है। वस्तु 2 तरह से चलती है, देखिए, या तो ऐसे लुढ़क करके चल रही होगी या फिर उसको ऐसे करके खींच के ले जा रहे होंगे। इसका मतलब एक बार जब वो लुढ़क के चलती है तो उसको कहते हैं, उस पर लगने वाले बल को कहते हैं लोटनिक घर्षण, और वस्तु जब सरक के चल रही होती है तब उसको कहते हैं सर्पी घर्षण। खींचने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसका मतलब सर्पी घर्षण हमेशा लोटनिक घर्षण से ज्यादा होता है। ठीक, तो गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण क्लियर हो गया। अब बात करते हैं असंपर्क बलों की। तो ऐसे बल जो बिना टच हुए ही वस्तुओं के बीच लगते हैं उनको असंपर्क बल कहा जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या कूलम के बल, इस तरह के बल। जैसे कि अभिकेंद्र बल एक बल है, जब वृत्तीय गति की बात करेंगे तो ऐसा बल जो वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगता है अभिकेंद्र बल कहलाता है। इस बल की अगर हम बात करें तो ये mv²/r के बराबर होता है। जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, या किसी मोड़ पर जब हम घूमते हैं, मुड़ते हैं, तो हम एक तरफ झुक जाते हैं, मतलब कि वहां पर हमको अभिकेंद्र बल घर्षण से प्राप्त होता है। जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो पृथ्वी को ये जो अभिकेंद्र बल है
ये गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल आप एक इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ घूमना भी ले सकते हैं, ठीक। या आपने एक रस्सी में एक ईंट को बांधा और उसको ऐसे करके घुमा दिया, तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात करेंगे अपकेंद्र बल की, तो अपकेंद्र बल क्या है? वस्तु का आभासी बल। असल में ये नहीं लगता है, वैसे देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसका मान भी इतना ही होता है। तो ऐसा बल जो घूमती हुई वस्तु पर बाहर की तरफ कार्य करता है, लेकिन ये सच नहीं होता है, ये सिर्फ हमको महसूस होता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं वो सिद्धांत, या आप बाल्टी में झाग कर दीजिए, उनको तेजी से घुमा दीजिए तो सारे झाग बीच में आ जाते हैं, पानी किनारों पर चला जाता है, वो सिद्धांत। या दूध में से मक्खन निकालने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो सिद्धांत, सभी अपकेंद्र बल पर आधारित होते हैं। बल का गुणनफल क्या है? तो भाई द्रव्यमान और F बराबर क्या होता है? ma। अब जहां कहीं भी होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो द्रव्यमान और त्वरण, F बराबर ma। राशि कैसी होगी? एक सदिश राशि होगी। अभी इसकी परिभाषा देखी थी कि बल वह भारी कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर डालता है। कह रहा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में कोई घर्षण नहीं होता है। तो जहां कहीं भी हम बात करेंगे घर्षण वाला, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। धरातल पर चलने हेतु घर्षण की आवश्यकता होती है, अतः घर्षण बल अनुपस्थित हो चलने के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो पाती है। बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। ये और रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि कारण सिर्फ और सिर्फ घर्षण। तो जहां कहीं भी आप देखेंगे घर्षण का आपको मिल जाएगा, तो कहते हैं क्योंकि जहां कहीं भी घर्षण मिल जाए, कह रहा है समानुपाती है, प्रॉपर हिट नहीं किया गया है, फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा में एक बल काम कर रहा है। जो बल विपरीत दिशा में काम करता है, गति के विपरीत काम करता है, उसी को घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो घर्षण इसका कार्य रहेगा। आगे देखते हैं, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाएगा? बॉल बेयरिंग मतलब इस तरीके से आपने एक स्ट्रक्चर देख रखा होगा भैया, ये एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं जिसकी वजह से सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण में कन्वर्ट हो जाता है। सर्पी घर्षण होता है ज्यादा, लोटनिक घर्षण होता है कम। इसलिए पहिया और धुरी के बीच वास्तविक क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए नहीं, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धुरी के बीच ससंपर्क प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, धुरी और पहिए के बीच ससंपर्क प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो समझ में आ गया आपको भाई? अगर मान लीजिए डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा ज्यादा टच, कम बॉल के द्वारा टच में रहेगा तो कम रहेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? आर से अधिक होगा, आर से कम होगा, आर के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो ये निर्भर करता है वस्तु के भार पर, अर्थात सी। कार में जो विराम अवस्था में बैठा हुआ है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल रेखा में चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर के बराबर होगी, क्योंकि विराम अवस्था के दौरान कार ऊपर की ओर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया आर और सीधी सड़क पर गति कर रही कार पर ऊपर की ओर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर होती है। अर्थात गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथन तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई कार्ट या गाड़ी चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। हम जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है, गतिक घर्षण होता है कम। तो एक बार अगर आपने धक्का दे दिया, वस्तु चलने लग जाएगी, और एक बार चलने लग गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब जब शुरुआत में स्थैतिक घर्षण था तो ज्यादा धक्का, बाद में कम धक्का। गाड़ी को चलाने में और फिर चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो शुरुआत करने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बाद में आपको कम बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है।
तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि आप ये जो वाली बुक है अरिहंत की, इसको आप ले लीजिए और इसमें तकरीबन 3500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ में आप क्या करते चलिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा जो भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा जो नॉलेज लेके चल रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, चार्ट वगैरह बना रहे हैं, वो आप इसमें साथ साथ में लगातार ऐड करते चलिएगा। जिससे होगा क्या कि आपकी तैयारी कुछ ही समय में बहुत बेहतर हो जाएगी और इस बार आप जरूर से जरूर पीटी निकाल पाएंगे। मेरी शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। चलिए।